नमस्कार दोस्तों, स्टडी 91 पर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जल्दी से सभी लोग फटाफट आ जाइए और शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को देखिए ये आरओ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। ये बीच बीच पे आपको मिलता रहेगा। परीक्षाएं ये अनवरत रूप से आपको जारी रहेगी। चूंकि प्रश्नों की श्रृंखला से ये बात याद रखिएगा कि 361 से 390 आपको जो है नई श्रृंखला आपको मिलेगी, ठीक ना। तो ये सारी श्रृंखलाएं आप सामान्य तरीके से आरओ और बीओ की दृष्टि से देख कर करते चलिएगा, बिल्कुल भी नहीं घबराइएगा। और उम्मीद और आशा यही करता हूं कि आप सब खूब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी अनवरत रूप से जारी रखेंगे। तो अभी कुछ बच्चे हमसे पिछले महामैराथन जब क्लास ले रहा था तो उसमें कह रहे थे कि सर कुछ बीओ का कुछ बताएंगे आरओ से संबंधित। तो भैया ये आपके सामने उन्हीं प्रश्नों की श्रृंखलाएं हैं जो आरओ में आपको प्रश्न आए हुए हैं, ठीक ना। तो बिना देरी किए आप सब प्रश्नों के शानदार श्रृंखला से जुड़ जाइए और अपने कैरियर को शानदार ऊंचाई दीजिए, ठीक। तो उम्मीद और आशा यही करता हूं कि आप सब खूब अच्छे से पढ़ेंगे और क्लास को लाइक और शेयर करना भी बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ठीक ना। तो चूंकि लाइक और शेयर करने से थोड़ा सा टीचर का भी उत्साह बढ़ जाता है, ठीक। तो आप सब उत्साह मनोबल जैसे एक होता है ना कि फीडबैक देना, तो आप सबकी उपस्थिति फीडबैक को देती है, क्या सही है क्या गलत है। इट डजंट मैटर कि मैं सही तरीके से आपको बताया कि नहीं, इसका आकलन कैसे निकलेगा ये मैं थोड़ा निकाल सकता हूँ, ये आप बताओगे और आपके द्वारा कही गई परफॉर्मेंस से मेरी परफॉर्मेंस मानी जाएगी, ठीक ना। तो यदि आप सबको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर का बटन दोनों दबा दीजिएगा और अपने इष्ट मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए ये देखिए अपने हिंदी आ गई है शानदार तरीके से 299 रुपए में, ठीक ना। सब पढ़ेंगे सब बढ़ेंगे और हिंदी अपनी आने वाले समय में हिंदी अपने देश की मातृभाषा, अभी राजकीय भाषा है, राष्ट्र भाषा नहीं है, ठीक ना। तो इतना हम सब हिंदी को पुरजोर समर्थन दें। और ये कितना अच्छा टाइटल है, अपनी हिंदी, ये दूसरे की नहीं अपनी हिंदी है। और आप सब शानदार तरीके से 299 रुपए में इसका लाभ ले सकते हैं। 299 रुपए में आप इसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए देखिए पहले प्रश्न में कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ये प्रश्न है आपको कि क्वेटो उपसंधि 2000 आपको 5 में लागू हुए। बिल्कुल बेटा, ये क्वेटो उपसंधि जो है 2005 में है आपको लागू हुई थी। कब? 2005 में है। क्वेटो उपसंधि मुख्यतः ओजोन के क्षरण से है। नहीं बाबू, ये एक दिन शायद आपको पिछले क्लास में मैंने कराया था, ये दोबारा प्रश्न रिपीट हो रहा है क्योंकि ये सब प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछे गए। तो क्वेटो जो है ये आपको जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, ठीक ना। ये इससे संबंधित नहीं है, ये ओजोन क्षरण से संबंधित नहीं है। मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ग्रीन हाउस गैस का अधिक, नहीं भैया, सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करता है। तो इसलिए दोनों ऑप्शन नहीं हुए, केवल और केवल ऑप्शन संख्या 1 इज योर राइट आंसर, ठीक ना। 1 केवल आपको जो है राइट आंसर। ये ओजोन परत के क्षरण से संबंधित कौन है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक ना, प्रोटोकॉल। ये आपको ओजोन परत के क्षरण से संबंधित है, ये याद रखिएगा, ठीक ना। तो एकदम से शानदार तरीके से उम्मीद करता हूं कि आप सब जबरदस्त तरीके से पढ़ रहे होंगे। और ये कब आया था? तो 1987 में, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में। चलिए, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? तो ये जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का कन्वेंशन ढांचा जीवाश्म ईंधन के उपयोग में कमी से या कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी से, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी से या उपयुक्त में से कोई नहीं। तब आप बताइएगा कि आपको जलवायु परिवर्तन में संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन जो है ये ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी से संबंधित है, ठीक ना। अब यहाँ पे कौन कौन से गैस ग्रीन हाउस गैस होते हैं? तब बताएगा कि सर्वाधिक CO2
फिर CH4, फिर CFC, फिर O3 यानी ओजोन गैस, फिर जलवाष्प, ये सब के सब बाबू ये क्या है, ग्रीन हाउस गैस है, ठीक ना। ये सब के सब ग्रीन हाउस गैस की श्रेणी के अंतर्गत आपको आते हैं। तो एकदम से इस तरह के प्रश्न, चूंकि ये इन्वायरमेंटल प्रश्न है, ठीक ना, ये इन्वायरमेंट का है, इन्वायरमेंट का ये प्रश्न है, ठीक ना, पर्यावरण से। और पर्यावरण जो है ये विषय आपको जो है एक तरह से कह सकते हो कि साइंस भी है, भूगोल भी है, विज्ञान भी, जीव विज्ञान भी है, रसायन विज्ञान भी है, और आपको कई चैप्टर इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक ना। कुछ इकोनॉमिक्स के पार्ट भी आपको आएंगे, ठीक। तो ये बातें याद रखिएगा, इन्वायरमेंट जो है से संबंधित ये प्रश्न है। निम्न में से किस देश को दुनिया में कार्बन निगेटिव देश कहा जाता है? ये कार्बन निगेटिव देश कौन सा है, किसे जाना जाता है? अफगानिस्तान को, बहरीन को, भूटान को या नेपाल को? तो दुनिया का बहुत छोटा सा देश है भूटान, ठीक ना, जिसकी राजधानी थिम्पू, इसकी राजधानी थिम्पू जो है, इसे थंडरबोल्ट के नाम से भी जाना जाता है, कांपती हुई भूमि का देश भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कांपती हुई भूमि का देश, ठीक ना, भूमि का देश भी इसे कहते हैं। ये एक बात याद रखिएगा। साथ ही साथ थिम्पू, इसकी राजधानी कहाँ है? तो राजधानी बेटा थिम्पू है, ये याद रखिए, थिम्पू। ये तो बातें हो गई, लेकिन आपको जो है दुनिया का पहला देश जो कार्बन टैक्स लगाया, ठीक ना, कार्बन टैक्स लगाने वाला प्रथम देश, कार्बन टैक्स लगाने वाला प्रथम देश, तब ये प्रथम देश कौन सा है कार्बन टैक्स? तो बताइएगा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड जो है ये आपको दुनिया का पहला देश है कार्बन टैक्स लगाने वाला, ठीक ना। ये न्यूजीलैंड, इसे पूर्व का ब्रिटेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्व का ब्रिटेन, पूर्व का ब्रिटेन के नाम से भी न्यूजीलैंड को जानते हैं। ये सब बातें भी ये याद करते चलिएगा, देखते चलिएगा, ठीक ना। ये भौगोलिक उपनाम भी है। निम्न में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है? तो ग्लोबल वार्मिंग, ये इसके लिए आपको कौन सी गैस? नाइट्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड? तो बताइएगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये आपको सर्वाधिक जिम्मेदार है, लेकिन ये सबसे अनिवार्य गैस भी है। इस वायुमंडल के लिए सर्वाधिक अनिवार्य गैस भी यही है। वायुमंडल के लिए अनिवार्य गैस, ठीक ना। अनिवार्य गैस क्यों है बेटा? अनिवार्य गैस क्यों है? तो आपको जो है इसे हरे पेड़ पौधे भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। हरे पेड़ पौधे भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और फिर क्या करते हैं और कार्बन और ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं, ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं, ठीक ना। तो ये याद रखिएगा, ये सारी बातें आपको जो है कार्बन डाइऑक्साइड ये सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस भी माना जाता है। ग्लोबल वार्मिंग, और ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही आप सबको पता होना चाहिए कि मूंगा द्वीप में क्षरण आ रहा है, ठीक ना। ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो है कि तापमान में वृद्धि हो रही है, तापमान में वृद्धि, ठीक ना। इसके अलावा और क्या हो रहा है? तो आपको जो है कि मूंगा द्वीप, जिसे कोरल द्वीप बोलते हैं, कोरल द्वीप का क्षरण, ये सब आपको जो है कारण क्या है? ग्लोबल वार्मिंग है। फिर आपको जो है कि हिमखंडों का पिघलना, ठीक ना, खंडों का
पिघलना, ये सभी कारण जो है ये कारण है ग्लोबल वार्मिंग के, ठीक ना। तो चीजें एकदम आराम से पढ़िए, देखते चलिए हर एक प्रश्न को, आपको आसानी से चीजें मैं कराने का प्रयास कर रहा हूं और एकदम जल्दी आइए नहीं, चीजों को देखते चलो, चूंकि एक बार पढ़ो शानदार तरीके से पढ़ो, बार बार पढ़ने से अच्छा है कि एक बार और सटीक चीजें नोट्स बनाते चलिए, जो भी चीजें आपको आए ये आप शानदार तरीके से कर लीजिए। ये वायुमंडल में कितना प्रतिशत है, तो 0.03% वायुमंडल में है, ठीक ना, वायुमंडल में, ये याद रखिएगा वायुमंडल में पाया जाता है। 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग का अध्यक्ष कौन बना? तो 1947 में भारत और पाकिस्तान के लिए 2 सीमा आयोग गठित किया गया। क्या किया गया? 2 सीमा आयोग का गठन, ठीक ना। और इसके अध्यक्ष कौन बने? तो अध्यक्ष जो है सर रेडक्लिफ, सर रेडक्लिफ, यही आपको थे, ठीक ना। एक आपको पूर्व में, ये 2 कहां बना था? तो पूर्व में और पश्चिम में, ठीक ना, पश्चिम में ये 2 सीमा आयोग बना था। पूर्व का मतलब वर्तमान बांग्लादेश, ये, ठीक। तो ये याद रखिएगा सर रेडक्लिफ के नेतृत्व में 2 सीमा आयोग का गठन 1947 के अधिनियम के तहत किया गया था। कब? तो 1947 भारत स्वतंत्रता अधिनियम, भारत स्वतंत्रता अधिनियम, अधिनियम के तहत, ठीक। ये पूरी बात हुई, ठीक ना। तो ये पूरी बातें याद करते चलिए, देखते चलिए, आप सबको चीजें समझ में आएंगी। नेक्स्ट देखिए, अब हिंदी नितिन सर के साथ, यानी हिंदी की आपको बैच लॉन्च है, आप हिंदी की बैच को शानदार तरीके से परचेज कर सकते हैं। खूब मन लगा के पढ़िए, इतना पढ़िए कि आपकी सफलता कदमों को चूमे और मान सम्मान पद प्रतिष्ठा यश कृत में वृद्धि हो, ठीक ना। जो एक आप चाहते हैं, मैं चाहता हूं, आपके माता पिता चाहते होंगे, आपके शुभ चिंतक चाहते होंगे, तो इन सब के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक ना, और अपनी मान मर्यादा को बनाने के लिए। नेक्स्ट देखिए, भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है? लॉर्ड वेलेस्ली को, लॉर्ड कैनिंग को, लॉर्ड विलियम बेंटिक को या लॉर्ड रिपन को? तो ये स्थानीय स्वशासन कब आया? 1882 में। और ये पहली बार लागू कब हुआ, यानी लागू कहाँ हुआ? तो लागू जो है ये मद्रास में हुआ। कहाँ? मद्रास में आपको लागू हुआ 1882 में। और ये लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, किसे? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। लॉर्ड रिपन को जो थे, इनका यदि कार्यकाल देख लो, मैं बता देता हूं कार्यकाल। तो इनका कार्यकाल 1880 से आपको जो है 84 तक माना जाता है, ठीक ना। प्रथम कारखाना अधिनियम, कारखाना अधिनियम, अधिनियम 1981 में इन्हीं के समय आया। इन्हीं के समय आपको जो है कि प्राथमिक शिक्षा पर पहला आयोग गठित हुआ, प्राथमिक शिक्षा से संबंधित प्रथम आयोग से संबंधित प्रथम आयोग, ठीक ना। इसके अलावा आपको क्या हुआ? तो स्थानीय स्वशासन, फिर प्रथम दशकीय जनगणना, उन्नीस सौ 81 में, सॉरी 1881। तो ये 1800 कर लेना। प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में, ठीक ना। ये 1900 हो गया है, 1881, ठीक। तो ये बातें याद रखिएगा, 1881 में पहले दशकीय जनगणना, ये सारी बातें आपको। और मैसूर को पुनः जो है नए राज्य के रूप में दर्जा दे दिया जाता है, ये आपको। इल्बर्ट बिल विवाद एक याद रखना है, इल्बर्ट बिल विवाद, ठीक ना।
विल विवाद, विवाद जो है ये आपको 1883-84 में। इसके अलावा सर्वाधिक लोकप्रिय वायसराय, लोकप्रिय वायसराय, ठीक ना, वायसराय ये आप जो है सर्वाधिक लोकप्रिय वायसराय के रूप में थे, ठीक। ये कौन सा कमीशन था? तो हंटर कमीशन, हंटर कमीशन, ठीक ना, हंटर कमीशन, ये याद रखिएगा ये सारी बातें। नेक्स्ट देखो, हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो हिंद स्वराज जो था ये आपको हिंद स्वराज नामक पत्रिका भी आती थी, और पुस्तक तो ये आप बताइएगा कि मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा हिंद स्वराज नामक आपको पुस्तक लिखा गया था। और गांधी जी ने इसे कब लिखा था? तो 1921 ईस्वी में इसे लिखा था, 1921 में। किस भाषा में? तो गुजराती में, ठीक ना, गुजराती भाषा में 1921 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा हिंद स्वराज नामक आपको जो है पुस्तक लिखा गया। और एक हिंद स्वराज समाचार पत्र भी प्रकाशित होता था, जो कि 1909 ईस्वी से ही प्रकाशित होता था, ठीक ना। तो हिंद स्वराज ये याद रखिएगा, ये गांधी जी के द्वारा आपको लिखा गया था। हिंद होम रूल, ठीक ना। नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद एवं डिजाइनर कौन था? तो एडविन लुटियंस, एडविन नहीं, एडविन लुटियंस, एडविन ल्यूटियंस प्लस हर्बर्ट बेकर, हर्बर्ट बेकर, यही दोनों दिल्ली के आपको आधुनिक दिल्ली के निर्माता माने जाते हैं। इनके द्वारा आपको क्या तैयार किया गया? तो इन्होंने संसद भवन का निर्माण किया, संसद भवन का निर्माण, राष्ट्रपति भवन, भवन जिसे रायसीना हिल्स कहते हैं, रायसीना हिल्स, ये सब निर्माण जो है किसके द्वारा किया गया है? तो इन्हीं लोगों के द्वारा आपको जो है किया गया है, ठीक ना। तो एकदम दिल्ली का वास्तुविद एवं डिजाइनर कौन है? तो आप याद रखिएगा ये आपको है, ठीक ना। ली कुर्जबियर जो है ये आपको चंडीगढ़ के निर्माता है, ये चंडीगढ़ को इन्होंने बसाया था, ठीक। नेक्स्ट देखिए, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पंचायत या पुरस्कार के घोषणा की? तो सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा जो है ये आपको 16 अगस्त 1932 ईस्वी को किया गया, ठीक ना। 1932 को तत्कालीन पीएम, ब्रिटिश पीएम आपको रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा, किसके द्वारा? रैमजे मैकडोनाल्ड, ठीक ना, डोनाल्ड ने इसकी घोषणा की थी। और इसी के बाद गांधी जी द्वारा आमरण अनशन शुरू कर दिया जाता है यरवदा जेल में। फिर गांधी और आपको अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट होता है, ठीक ना, पूना समझौता होता है। तो ये याद रखिएगा, जेम्स मैकडोनाल्ड, रैमजे मैकडोनाल्ड, यही इसने ही सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी। इसे सांप्रदायिक पंचायत के नाम से या कम्युनल अवार्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचायत, ठीक ना, सांप्रदायिक पंचायत। ठीक, तो ये याद रखिए। नेक्स्ट आपको सही क्रम बताना है। इल्बर्ट बिल विवाद अभी ही मैंने बताया 1883-84 में। आपको गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931, ठीक ना, 1931 को। रॉलेट एक्ट आपको 1919 में आया। मॉर्ले मिंटो सुधार 1909 में। तो आपको चौथा कर लीजिएगा, चौथे के बाद आपको तीसरा, फिर पहला, फिर दूसरा, ठीक ना, ये याद कर लीजिए। चार दो जगह है, यहां भी है, यहां भी, फिर 3 यहां है। तो ये ऑप्शन संख्या 2 इज योर राइट आंसर, ठीक ना। 2 जो है ये विकल्प बिल्कुल आपका सही जवाब माना जाएगा।
नेक्स्ट देखिए, ये यूजीसी नेट हमारी संस्था के द्वारा मात्र 999 रुपए में आपको शानदार तरीके से श्रृंखला दी जा रही है। आप इसे शानदार तरीके से अपनी तैयारी के रूप में जारी रखिए और उम्मीद और आशा करता हूं कि आप सब खूब अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे, ठीक ना। तो ये मौका है आप सबको पास करने का। लंबे समय तक तैयारी, अपनी नोट्स बनाइए, लंबे समय तक तैयारी करिए और आशा और उम्मीद यही है कि आप सब सफल भी होंगे, ठीक। तो एकदम जबरदस्त तरीके से अपनी सफलता के लिए इन सब काम को करते रहिए। अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का नाम क्या था? खान अब्दुल गफ्फार खान, इन्हें हम सब सीमांत गांधी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीमांत गांधी, ठीक ना। सीमांत गांधी के नाम से भी इन्हें बेटा हम लोग जानते हैं, या इन्हें फ्रंटियर गांधी, फ्रंटियर गांधी कहते हैं, ठीक ना। फ्रंटियर गांधी के नाम से भी हम लोग इन्हें जानते हैं, ठीक। इनके द्वारा लाल कुर्ती नामक संगठन की स्थापना की गई थी और लाल कुर्ती नामक संगठन इनके द्वारा कब बना? तो 1929 ईस्वी में, 29-30 ईस्वी में इन्होंने लाल कुर्ती नामक संगठन बनाया। साथ ही साथ इसे खुदाई खिदमतगार, खुदाई खिदमतगार, ठीक ना, खिदमतगार के नाम से भी इसे जानते हैं। ये याद रखिएगा। ये आपको जो है ये खुदाई खिदमतगार कब चलाए थे? तो बलूचिस्तान के क्षेत्र में, बलूचिस्तान, ठीक ना, बलूचिस्तान में आपको चलाए थे। बलूचिस्तान में इनके द्वारा शुरू किया गया था। कब? तो ये आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, सविनय अवज्ञा आंदोलन, आंदोलन के दौरान, ठीक ना। ये सब बातें याद रखिए। और ये आपको जो है पहले प्रथम विदेशी जिन्हें भारत रत्न मिला, विदेशी जिन्हें भारत रत्न मिला, ठीक ना, जिन्हें भारत रत्न। तो ये सब बातें याद रखिए, ठीक। तो ये आप सबके लिए है और आप उम्मीद करता हूं कि शानदार तरीके से अपनी तैयारी जारी रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, ये आपको मिलान करना है। मिलान के लिए आसान सा प्रश्न है। तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया? 1565 में। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में। पलासी का युद्ध आपको 1757 में। हल्दी घाटी का युद्ध 1776 में। तो आप कर सकते हो पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, चौथे का तीसरे का चौथा और चौथे का पहला। 2 3 1 4, 2 3। देखो भैया 2 2 2 का ऑप्शन है, ठीक ना। 2 2 से तो मिल गया, लेकिन 2 3 आपको 4 1, ये ऑप्शन संख्या 1 इज योर राइट आंसर। एक जो है यही विकल्प आपका सही है, ठीक ना। तो एकदम से जबरदस्त तरीके से आप सब कर रहे हैं। ये पल्ली आंदोलन ये संबंधित है। तो ये पल्ली आंदोलन बेटा ये किससे संबंधित है? तो बता दीजिएगा कि हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने के विरुद्ध यह आंदोलन चला था। हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने के विरुद्ध, राष्ट्रभाषा बनाने के विरुद्ध, ठीक ना, बनाने के विरुद्ध 1937 में, 1937 ईस्वी में ये तमिलनाडु में पल्ले आंदोलन चला था, ठीक ना। तो ये बात याद रखिए, ये बहुत कम लोग बता पाते हैं, ठीक। और इस तरह की प्रश्न परीक्षाओं में इक्का दुक्का बार पूछे जाते हैं, लेकिन इनके स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा हाई रहते हैं, ठीक ना। ये प्रश्न जल्दी आपको नहीं मिलेगा, ठीक। तो गलतियों से बचने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि आप इसके भरपूर तैयारी जारी रखिए और उम्मीद यही है। भारतीय राज्य व्यवस्था को 19 कार्यों की सूची आपको किसमें दी गई है? तो 29 कार्य आपको ये उल्लेख आपको अनुसूची 11 में है, ठीक ना। अनुसूची 11 में आपको 29 है और किसके तहत? तो 73वां संविधान संशोधन, ठीक ना। संविधान संशोधन 1992 के तहत, ठीक ना। ये 29 कार्य है और इसका उल्लेख 243 ई में, किसमें?
243 आपको जो है कि आपको जी में किया गया है, याद रखिए 243 जी में, ठीक ना, 243 जी में इस बात का जिक्र किया गया है। तो इस तरह से आप शानदार प्रश्नों के श्रृंखलाओं को करते रहिए, देखते रहिए। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण का प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण ये आपको अधिनियम कब आया? तो अधिनियम बेटा, ये अधिनियम जो है ये आपको 2005 है, ठीक ना, अधिनियम 2005। और ये आपको जो है प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है, पदेन अध्यक्ष, ठीक ना, पदेन अध्यक्ष होता है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय नई दिल्ली है, मुख्यालय नई दिल्ली, नई दिल्ली में आपको इसका मुख्यालय है। लेकिन जब आपसे पूछे कि इसका गठन कब हुआ, तो 27 दिसंबर 2006 को इसका गठन, 27 दिसंबर 2006 ये गठन है, ठीक ना। ये अधिनियम कब है? तो 2005 और गठन 27 दिसंबर 2006। तो इस तरह से आपको मिला। नेक्स्ट देखिए, अगले प्रश्न को करते हैं। तो ये हमारे वीडियो के एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण टेस्ट आपको श्रृंखला दिया गया है। आप इसे शानदार तरीके से पढ़ सकते हैं, अपनी तैयारी अनवरत रूप से इसे जारी रख सकते हैं, ठीक है ना। तो एकदम शानदार तरीके से अपनी तैयारी जारी रखिए। आशा और उम्मीद है कि आप सबको सफलता दिलाने में कुछ हम सबका सहयोग बेहतर रहेगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख केंद्र शासित राज्य बने। आप सबको पता होना चाहिए कि वर्तमान में आपको जो है, वर्तमान में कुल कितने, तो 28 राज्य हैं और आपको जो है कि 8 केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक ना। तो ये जम्मू कश्मीर का गठन जो है 31 अक्टूबर 2009 को हुआ है, 19 को, ठीक ना। ऑप्शन 1 या 2 दोनों में से कोई लगा लीजिए, ये आपको दोनों चलेगा, ठीक ना, दोनों चलेगा, ये याद रखिएगा, ये दोनों चलेगा, ठीक। तो ये आप याद रखिए। जबकि आपको जो है कि दादर नगर हवेली और दमन दीव, ठीक ना, दमन दीव प्लस दादर नगर हवेली, इनका आपको जो है विलय, इन दोनों का विलय कब किया गया? तो 26 जनवरी 2020 को, ठीक ना। तो ये बातें भी याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रपति आपको जो है प्रख्यात आदेश करता है। राष्ट्रपति आदेश कब प्रख्यात करता है? तो अनुच्छेद इस बात का उल्लेख जो है 1, 2, 3 में किया गया है, ठीक ना। 1, 2, 3 में कहा गया है कि संसद के विश्रांति काल के दौरान राष्ट्रपति के आपको जो है अध्यादेश प्रख्यात करने की शक्ति, इस बात का जिक्र जो है इसमें किया गया है। तो ये अनिश्चित काल तक प्रभावी रहता है, यदि लोकसभा विघटित हो जाए तब तक रहता है, या संसद के पुनः समन्वयन एवं उसके समक्ष रखने चाहिए, या जिस समय संसद सत्र में आपको आती है तब होता है। तब इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा कि संसद के पुनः समन्वयन होने पर उसके समक्ष रखा जाना चाहिए, तभी उसका प्रख्यात किया जा सकता है, ठीक ना। तो ये याद रखिएगा, ये थोड़ा सा कठिन है, थोड़ा सा हार्ड है, ठीक ना, थोड़ा हार्ड है, थोड़ा हार्ड, ये याद रखिए, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक ना, कि प्रख्याति कब होगा? तो जब संसद पुनः समन्वित होने पर उसके समक्ष रखा जाना चाहिए। ये अध्यादेश अधिकतम 6 महीने तक, 6 महीने 6 सप्ताह तक लागू रह सकता है, ठीक ना। तो ये आप बातें याद रखिएगा, ये शानदार तरीके से। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम वित्त आयोग, ये वित्त आयोग जो है इसका गठन किस आर्टिकल के तहत होता है? तो गठन इसका जो है 200 अनुच्छेद 280, ठीक ना, 280 अनुच्छेद के तहत होता है। इसका गठन सर्वप्रथम कब हुआ? तो 1950 में हुआ, ठीक ना, 1950 में। और आपको केसी नियोगी की अध्यक्षता में इसका गठन हुआ, ठीक,
1950 में। वर्तमान में आपको कैवा वित्त आयोग है? तो वर्तमान में 15वां वित्त आयोग है, ठीक ना, 15वां वित्त आयोग है। और इसका कार्यकाल जो है 2020 से 25 माना जाता है। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो एन के सिंह, ठीक ना, एन के सिंह इसके अध्यक्ष हैं। जबकि 14वें के डी सुब्बा राव जी थे, ठीक ना, तो डी सुब्बा राव जी 14वें के थे। नेक्स्ट देखिए, लोक सूचना अधिकार पर अधिकतम कितना दंड लगाया जा सकता है? तो लोक सूचना अधिकार पर अधिकतम दंड जो है 15,000 या 25,500 या 250 रुपए, तब आप देगा अधिकतम 25,000 रुपए तक आपको जो है दंड लगाया जा सकता है, ठीक ना। तो ये याद रखिए, अधिकतम 25,000 रुपए तक लोक सूचना। अब देखो, सूचना का अधिकार, ये सूचना का अधिकार जो है मौलिक अधिकार है, ये याद रखना, मौलिक अधिकार, ठीक ना। इसे अधिकार है, लागू हुआ कब? तो आपको जो है 12 अक्टूबर 2005 को ये लागू हुआ। और ये आपको जो है कि संपूर्ण जम्मू कश्मीर को छोड़कर, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर समस्त भारत में, ठीक ना। और वजाहत हबीबुल्लाह प्रथम इसके सूचना आयुक्त थे, प्रथम सूचना आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्लाह ये याद रखिए, वजाहत हबीबुल्लाह पहले थे। नेक्स्ट देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग कितने सदस्यीय था? तो राज्य पुनर्गठन आयोग जो है ये कितना सदस्यीय था? तो ये त्रिसदस्यीय था। क्या था? त्रिसदस्यीय, ठीक ना, ये याद हो गया, त्रिसदस्यीय, 3 सदस्य आपको थे। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष आपको जो है फजल अली। इसका यदि देखा जाए गठन, तो गठन जो है 1953 में, और रिपोर्ट कब सौंपी? तो रिपोर्ट 1955 में, ठीक ना, दिसंबर 1955 में इसने रिपोर्ट सौंपी। फजल अली इसके अध्यक्ष थे, ठीक। और 2 अन्य सदस्य कौन थे? तो एक के एम मुंशी थे और दूसरा हृदयनाथ कुंजरू, ठीक। नेक्स्ट आपको मिलान करने के लिए है, शांति से आसान सा मिला लेंगे। हल्दिया आपको हल्दिया जो है ये किसके लिए है? तो जामनगर, ठीक ना। ये थोड़ा सा कठिन है, ठीक, थोड़ा सा आप मिलाएंगे तो आपको मिल जाएगा। ये आपको जो है जामनगर, तो जामनगर बेटा थोड़ा कठिन है। चलिए मिलान करते हैं। कोरबा, कोरबा जो है एल्युमिनियम के लिए है। अब देखते हैं हल्दिया, ये आपको हल्दिया तो भाई पश्चिम बंगाल में है, उर्वरक के लिए भी है। और आपको जो है हासपेट जो है लोहा के लिए। अब बचा क्या? तो ऊनी वस्त्र कर लो, ठीक ना। तो ये आपको जो है शानदार तरीके से ये आपको जवाब मिलेगा। ठीक, 2 इज योर राइट आंसर, ठीक ना। हासपेट, ठीक ठीक ठीक। चलिए नेक्स्ट फिर मिलान करने के लिए आपके सामने है विशाखापट्टनम। ये आपको पोत निर्माण के लिए जाना जाता है। मुरी ये एल्युमिनियम के लिए जाना जाता है। पनकी उर्वरक कानपुर के पास है। गुड़गांव मोटर गाड़ी के लिए है। तो पहले का दूसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का पहला और चौथे का तीसरा। तो ये सब प्रश्न आपको आयोग के द्वारा आए हुए हैं
और इन प्रश्नों को गलती नहीं करिएगा, ठीक ना। तो ये गलती नहीं करिएगा, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक। तो इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में गलत नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट देखिए, नितिन सर के द्वारा हैंड रिटेन नोट्स हैं। ये वही नोट्स हैं जो उन्होंने यूट्यूब पर बड़े ही शानदार तरीके से पढ़ाया है। बैठ के एक एक लाइन आपको बल्ब में बैठ के एक एक लाइन आप सबको दिए हैं। शायद इतना आपको यूट्यूब पे पूरी चीजें एक एक लाइन बताने वाला बहुत कम लोग होंगे, ठीक ना। और आप सबका सहयोग, आप सबका प्यार ही है कि आज हम 5 मिलियन के चैनल के रूप में हैं। ये भी आप सबका बहुत बड़ा सहयोग है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखिए, स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पतन कौन था। तो देखो ये आपको जो है कांडला, ये कांडला बंदरगाह, अब इसका वर्तमान नाम जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय, वर्तमान में इसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से इसे जानते हैं। ये आपको ज्वारीय बंदरगाह है। किस तरह का है? तो ज्वारीय बंदरगाह है, ये याद रखिएगा। और ये आपको जो है कि पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध, पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध, एशिया का प्रथम आपको जो है कि एशिया का प्रथम मुक्त व्यापार क्षेत्र, ये ठीक ना। नावा सेवा ये कहाँ है? तो ये आपको मुंबई में है। मुंबई बंदरगाह सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह, ये आपको जो है नहवा सेवा, इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के रूप में भी जाना जाता है। नहवा सेवा जो है पूर्णतः कंप्यूटराइज बंदरगाह, ठीक ना, बंदरगाह है। और न्यू मंगलोर ये कहाँ है? तो कर्नाटक में है, ठीक ना, कर्नाटक में। ये कांडला कहाँ है? तो गुजरात में है, ठीक। तो ये सभी बातें आपको, भारत में कुल 12 बंदरगाह है, कुल 12 बड़े बंदरगाह, ठीक। तो ये बातें भी याद रखिए। भारत के पारादीप एवं कांडला पत्तन निम्न तट पर स्थित है। तो देख बेटा, ये आप देखोगे, ये देखो ये, और आप ऐसे कर लेना, ये यहां पर आपको जो है कांडला है, कांडला गुजरात में है। और पाराद्वीप जो है, ये पाराद्वीप जो है उड़ीसा में है, ठीक ना, उड़ीसा। तो उड़ीसा ये किधर है? तो ये पूर्वी तट है, पूर्वी तट। और ये क्या है? तो ये पश्चिमी तट है, ठीक ना। तो कुछ सेंसिबल प्रश्न है, तो सेंसिबल प्रश्न को सेंसिटिव होके आप कर सकते हैं। तो आपको जो है पहला पाराद्वीप है, पूर्वी और पश्चिमी तट। तो इस तरह के प्रश्न आप जो है शानदार तरीके से कर सकते हैं। ये प्रश्न आपके लिए काफी फायदेमंद होंगे, ठीक। तो ऐसे प्रश्नों को आसानी से कर लीजिए। भारत में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स यानी फूलों की घाटी, ठीक ना, फूलों की घाटी, फूलों की घाटी। अब तो याद आ गया होगा उत्तराखंड में, ठीक ना। कहाँ है? तो उत्तराखंड में, उत्तराखंड में फूलों की घाटी है। तो एकदम से शानदार तरीके से उत्तराखंड को लगाइए, ठीक ना। हेमिस हाई, ये आपको हाई, ये भारत का सबसे बड़ा अभयारण्य माना जाता है, ठीक ना। कोल्ड डेजर्ट, ये आपको जो है कि सबसे, और यहां पर आप पेरियार
अभयारण्य, तो ये सभी राज्यों के अभयारण्य को देख सकते हैं, चीजों को कर सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न को हम सब देखते हैं। अगला प्रश्न है किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर आरंभ हुआ? तो प्रोजेक्ट टाइगर ये आपको टाइगर मैन ऑफ इंडिया, टाइगर मैन ऑफ इंडिया, मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो कैलाश सांखला को, ठीक ना, कैलाश सांखला खला को आपको जो है टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। ये प्रोजेक्ट आपको कब शुरुआत हुई? तो 1973 ईस्वी में ये प्रोजेक्ट शुरुआत हुआ। प्रथम फर्स्ट टाइगर रिजर्व, फर्स्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है? रिजर्व आपको जो है तब क्या, जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट फर्स्ट टाइगर रिजर्व जो है जिम कॉर्बेट है। सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, तब आप बताइएगा सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा, से छोटा। तो सबसे छोटा बोर है, बोर ये महाराष्ट्र में है, और सबसे बड़ा जो है श्री सैलम नागार्जुन, श्री सैलम नागा अर्जुन, नागा अर्जुन ये आंध्र प्रदेश में है, यही सबसे बड़ा है, ठीक। तो ये आपको जो है 1973-74 ईस्वी में शुरू हुआ था, ठीक ना। तो एकदम से शानदार तरीके से आप प्रश्नों को करते रहेंगे। नेक्स्ट देखिए, पंचमढ़ी जीव संरक्षित क्षेत्र कहां है? तो ये पंचमढ़ी आपको जो है सतपुड़ा की, सतपुड़ा चोटी पर स्थित श्रेणी में स्थित। अब सतपुड़ा पर्वत कहां है? तो आपको पता चल जाएगा कि सतपुड़ा मध्य प्रदेश में है, ठीक ना। तो ये पंचमढ़ी आपको जो है मध्य प्रदेश में आपको मिलेगा। ये आपको जो है कि सतपुड़ा को जो है, इसे पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहते हैं। क्या कहते हैं? सतपुड़ा के, सतपुड़ा की रानी, ठीक ना, इसे कहा जाता है। और तो और महत्वपूर्ण बातों में पंचमढ़ी जो है ये एमपी का सबसे ऊंचा पर्यटन स्थल है। क्या है? सबसे ऊंचा, एमपी का सबसे ऊंचा पर्यटन स्थल। स्थल के रूप में इसे जानते हैं, ठीक ना। तो सबसे ऊंचा पर्यटन स्थल है सतपुड़ा, ठीक। तो चलिए एकदम से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक आपको जो है वन्य जीव अभयारण्य, सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान, उद्यान कहां है? तो यही है, कुल आपको जो है 10, ठीक ना। तो कुल राष्ट्रीय उद्यान आपको यही सर्वाधिक 10 है मध्य प्रदेश में। भारत में जनसंख्या के इतिहास में कौन सा वर्ष महान विभाजन? ये सब हर एक परीक्षा, चाहे आप ग्रुप डी कर दीजिए, चाहे आप बहुत बड़ा एग्जाम दीजिए, ये प्रश्न हर बार पूछता है। और ये आपको 1921 ईस्वी को जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। अब देखो, प्रथम जनसंख्या, प्रथम जनगणना कब हुआ? जनगणना तब आप बताइएगा 1872 में, लॉर्ड मेयो के समय में, लॉर्ड मेयो के समय में, ठीक ना, ये याद रखिए। और प्रथम दशकीय जनगणना, दशकीय जनगणना तब बताइएगा जनगणना, ये आपको 1881 में रिपन के समय में, रिपन के समय में, ठीक ना। तो ये आप याद रखिए, ये 21वीं कब हुआ था? तो लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में, लॉर्ड रीडिंग के समय, ठीक ना। इसमें आपको जो है न्यूनतम वृद्धि दर, ठीक। तो ये सभी बातें याद रखिए, न्यूनतम वृद्धि दर रहा। नेक्स्ट, अक्टूबर और नवंबर महीने में कहां सर्वाधिक वर्षा होती है? तो ये लौटती हुई मॉनसून जो है
ये अक्टूबर और नवंबर में इसे लौटती मानसून भी कहते हैं, ठीक ना, लौटती मानसून। तो लौटती हुई मानसून जो है ये आपको कहां वर्षा करती है, तो बताइएगा कोरोमंडल तट पर। किस पर? कोरोमंडल तट पर लौटती मानसून भारी बारिश करती है। और इसी कारण दिसंबर में तमिलनाडु में सर्वाधिक वर्षा होती है, वर्षा, ठीक ना। तो ये याद रखिए, ये सभी बातें आप सबको जानना है। नेक्स्ट देखिए, मिलान करना है और शानदार तरीके से हम सब इस प्रश्न का मिलान कर सकते हैं। ये आपको जो है बिहू जो है ये असम का है, ठीक ना। ये आपको जो है पोंगल जो है तमिलनाडु का। अब आपको छऊ पश्चिम बंगाल का और ओणम ये केरल का, ठीक। तो पहले का तीसरा दो जगह मिल गया आपको। पोंगल पहले का दूसरा यहाँ भी मिल गया। बिहू अब आपको पहले का चौथा, यानी ऑप्शन संख्या 1 इज योर राइट आंसर, ठीक ना। एक जो है ये बिल्कुल आपका शानदार सा जवाब रहा। तो ये अपनी हिंदी, शानदार हिंदी, आप इसे जरूर से पढ़िए। आप सबसे करबद्ध निवेदन है और विनम्र निवेदन है कि जरूर से हिंदी का शानदार क्लास को अटेंड करिए। उम्मीद और आशा यही करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अपनी तैयारी, अपने कर्म की पूजा करिए। बाकी कौन क्या करता है डजंट मैटर, ठीक ना। बहुत लोग आप पढ़ना जितना शुरू करेंगे तो आपको ताने भी मारेंगे, लेकिन उनकी परवाह नहीं करना। हमें नित्य प्रतिदिन अपने पथ पर धीरे धीरे आपको चलते रहना है। कछुआ और खरगोश की कहानी सब लोग जानते हैं। किसी को जल्दी समझ में आ जाता है, किसी को देर से, ठीक ना। तो जिसको जितना जल्दी समझ में आ जाए उतना बेहतर है। क्योंकि इंसान 3 प्रकार के होते हैं, एक समय के साथ चलते हैं, एक समय के बाद चलते हैं, एक समय से पहले चलते हैं। तो ज्यादातर मैंने सफल व्यक्ति उन्हीं को देखा है जो समय के साथ चलते हैं। समय क्या मांग करता है उसे अच्छी तरह से समझिए। यही आप सबके लिए शुभकामनाएं हैं और यही हमेशा कुछ न कुछ आप सबको बोलते रहता हूं। आप सब सोचते हैं कि सर जी बहुत खुशट है, कभी मिलिए। मैं इतना खुशट नहीं हूं जितना आप सोचते हैं, ठीक ना। लेकिन कभी कभी आपको पिता जानते हैं ना, पिता को विलेन माना जाता है फैमिली में। क्योंकि पापा आ गए, मम्मी जैसे ही नाम ली पापा एकदम दाब दो, भाग जाओ, ठीक ना। पापा के नाम से दहशत। लेकिन क्या पिता प्यार नहीं करता? बहुत करता है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते, ठीक ना। जिस दिन एहसास हो जाए ना, जब पिता बनेंगे तब एहसास होगा इन चीजों को, ठीक। तो उन चीजों को वो कहता नहीं है, वो हृदय को बहुत समेट कर रखता है। ये आपके लिए कि अगर मैं कह दिया तो फिर बच्चा मेरा कहीं ऐसा ना हो कि गलत रास्ते पर जाए। और हर माता पिता का यह इच्छा होता है कि हमारा बच्चा तरक्की करे, और निस्वार्थ भाव से नहीं कह सकते, लेकिन ये कह सकते हैं कि गोस्वामी जी तो कहते हैं कि आपको जो है कि स्वार्थ लाग कराई सब प्रीति, ठीक ना। तो ये सच भी है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके लिए ऐसा सोचा जाता है। तो चलिए आज यहीं तक, मिलते हैं हम सब एक शानदार क्लास में। और अगली क्लास आप उम्मीद और आशा यही करते हैं कि आप सबको चीजें अच्छी तरह से समझ में आएंगी। तो जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।